नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। ये मार्च 2022 का करंट अफेयर होगा, है ना। पहला पार्ट है, ये मार्च 2022 का पहला पार्ट है। 100 से ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें। 3 पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे इसको, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इसमें, करीब 500 क्वेश्चन हैं, है ना। 500 प्लस में करीब में क्वेश्चन है इसमें, 550 के आसपास, 300 530 के आसपास क्वेश्चन है इसमें, है ना। तो अभी अगर आप घटना चक्र देखेंगे, मई का जो लास्ट आया है तो उसमें फरवरी का ही करंट अफेयर दिया हुआ है ना। लेकिन मार्च का मैं आपको करवा रहा हूँ, और आपको कब तक करके जाना है। अगर बीपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको 15 अप्रैल तक का करके जाना है, और यूपी पीसीएस 2022 में भी ये आपको काम आएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल आप सर्च करोगे टेलीग्राम पर तो मिल जाएगा। वैसे मैं लिंक भी शेयर कर देता हूँ। फरवरी का हमने करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया है, जो आप जाके देखेंगे करंट अफेयर तो आपको मिल जाएगा चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सी कंपनी वोडाफोन ग्रुप से इंडस टावर्स में 4.7% हिस्सेदारी प्राप्त करेगी? तो भारतीय एयरटेल जो कंपनी है वो वोडाफोन ग्रुप से इंडस टावर्स में 4.7% शेयर प्राप्त करेगी। अगला है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने एयरलाइन उद्योग के भुगतान प्लेटफॉर्म के लिए किस एसोसिएशन के साथ करार किया है? इसने करार किया है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एमएसएमई रुपे क्रेडिट कार्ड भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के सहयोग से किस बैंक की पहल है? एमएसएमई के लिए रुपे क्रेडिट कार्ड। रुपे क्या है? रुपे आपको पता होगा, जैसे आपके कार्ड पर या तो वीज़ा लिखा होगा या तो मास्टर कार्ड लिखा होगा। तो ये दोनों ही अमेरिकन कंपनी है। भारत सरकार की एक कंपनी है रुपे, है ना, जो गेटवे का काम करती है पेमेंट के लिए। ओके, तो रुपे का क्रेडिट कार्ड है एमएसएमई के लिए, जो किस बैंक के सहयोग से चलाया जा रहा है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से, यूबीआई। अगला है कि विष्णु वामन शिरवाडकर की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 27 फरवरी को मराठी भाषा दिवस मनाया जाता है। उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो उनको कुसुमाग्रज के नाम से जाना जाता है, विष्णु वामन शिरवाडकर। ओके। अगला है कि केंद्र ने कितने वर्षों की अवधि के लिए इमिग्रेशन वीज़ा फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग योजना को 31 मार्च 2021 से और आगे बढ़ा दिया है? तो 5 वर्षों के लिए अधिक बढ़ा दिया है। ओके। अगला है कि किस मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया है? भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान किस मंत्रालय की पहल है? तो इसको किस मंत्रालय की पहल है? ये शिक्षा मंत्रालय की पहल है। और आपको पता है शिक्षा मंत्रालय नया मंत्रालय बना है। इसका पहले क्या नाम था? इसका पहले नाम था मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अगला है कि लोगों को प्रोटीन की कमी के बारे में शिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस की तारीख को मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। 27 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 साल के लिए 1600 करोड़ रुपए के बजट के साथ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के राष्ट्रीय रोल आउट की घोषणा की है। मिशन की कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है, इसका एजेंसी कौन सा है, कौन सा मंत्रालय इसको चलाता है, ये पूछा है। तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है वो इसकी नोडल एजेंसी है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत। ओके। अगला है कि एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ईसीजीसी लिमिटेड ने 25 फरवरी से किस देश में शिपमेंट के लिए कवरेज वापस लेने की घोषणा की है? क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन है ये, शिपमेंट के लिए आप यहाँ से भारत से शिप जाते थे इस देश के, उसके लिए ये एक कवरेज देती थी, है ना, इंश्योरेंस टाइप का, उसको इसने वापस ले लिया है। तो रूस अगर कोई जहाज़ जाता है तो उसके शिपमेंट की कवरेज वापस ले लिए हैं एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ने। कौन सा राज्य 26 फरवरी से 1 मार्च तक अपना वार्षिक वीवा कार्निवल मना रहा है ना? तो कौन सा राज्य मना रहा है? तो गोवा मना रहा है। इसका आंसर गोवा हो जाएगा। को लोकेशन का मुद्दा इन दिनों चर्चा में है, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? को लोकेशन, तो ये शेयर बाजार से संबंधित है, को लोकेशन। ओके, को लोकेशन। भारत से अमरूद के निर्यात में 2013 के बाद से कितने प्रतिशत का उछाल देखा गया है? तो भारत से अमरूद के निर्यात में 260% का उछाल देखा गया है।
दिल्ली सरकार के बजट 2021 का क्या नाम था जिसके तहत आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी स्कूल पहले बैच के लिए प्रवेश ले रहा है? तो कौन सा उस बजट का क्या नाम था दिल्ली सरकार के बजट का? तो देशभक्ति बजट नाम है इसका। आर्म फोर्सेज प्रिपरेटरी स्कूल पहले बैच के लिए प्रवेश ले रहा है दिल्ली में, और उस बजट का क्या नाम था जिसके तहत इसकी घोषणा की गई थी? तो देशभक्ति बजट। अगला है कि इस क्षेत्र के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व एनजीओ दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व एनजीओ दिवस, ओके, इसके अब मनाया जाता है, ये 27 फरवरी को मनाया जाता है। अगले पर चलते हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 25 फरवरी 2022 से कौन सा स्टॉक सेटलमेंट सिस्टम शुरू किया है? तो T+1 स्टॉक सेटलमेंट शुरू किया है। आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि T+1 टर्म हाल ही में खबरों में था, आप बताइए कि ये किससे संबंधित है? तो ये स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने स्टॉक सेटलमेंट के लिए ये सिस्टम शुरू किया जिसका नाम है T+1 सिस्टम। एनोस्मिया जागरूकता दिवस 27 फरवरी को मनाया जाता है। यह किससे संबंधित है? तो यह गंध की हानि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक गिफ्ट सिटी जिसको बोला जाता है में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी कौन सी बनी है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, और ये ब्रिक्स बैंक भी नाम से फेमस है, तो उसी ने अपना कार्यालय खोला है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि ब्रिक्स वर्ष रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की GDP का अनुमान 8.5 से 9% से कितना प्रतिशत कम कर दिया है? तो 8.3% तक कर दिया ब्रिक्स वर्ष रेटिंग्स ने, ओके। टॉपिकल चक्रवात एमराती ने हाल ही में किस देश में दस्तक दी? एमराती इसका नाम है, इसने किस देश में दस्तक दी? तो मेडागास्कर। मेडागास्कर द्वीपीय देश है, हिंद महासागर का द्वीपीय देश है ये, ओके। अगला चलते हैं कि भारत में ट्विटर के लिए सार्वजनिक नीति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो समीरन गुप्ता को नियुक्त किया गया है। पिछले साल जो नया IT एक्ट आया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, प्री देना है आपको इस बार, तो उसको मस्ट पढ़ के जाना आप लोग, है ना, उससे क्वेश्चन जरूर पूछेगा। और यह प्री में नहीं पूछा तो मेंस में पूछेगा, क्योंकि कोई भी एक्ट तभी UPSC पूछता है अगर आपने पढ़ा होगा, क्वेश्चन का सही से एनालिसिस किया होगा। तो कोई भी जो एक्ट वगैरह होते हैं UPSC तभी पूछता है जब वो पूरी तरीके से पास हो जाता है, संसद से पास हो गया, राष्ट्रपति का मुहर लग जाता है, तभी उससे संबंधित क्वेश्चन पूछता है UPSC। तो वो पास हो चुका है, लागू भी हो चुका है, और काफ़ी ज़्यादा विवाद में भी रहा था, चर्चा में भी रहा था IT एक्ट हमारा। तो ये ट्विटर के सार्वजनिक नीति के प्रमुख आया, तो मैंने इसीलिए आपको थोड़ा सा बता दिया। समीरन गुप्ता जी बने हैं। पुरुषों की आइस हॉकी चैंपियनशिप में किस टीम ने 15वां CEC कप जीता है? तो लद्दाख स्काउट्स ने जीता है। आइस हॉकी में प्लांट आधारित कोविड वैक्सीन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो कौन सा देश है वो? कनाडा। माधवी पुरी बुच को किस नियामक संस्था की पहली महिला प्रमुख के रूप में नामित किया गया है? तो सेबी की पहली महिला प्रमुख बनी है। जो पहली बार कोई महिला प्रमुख बनती हैं किसी कंपनी की, तो आपको पता होना चाहिए, सेबी जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इन सब को रेगुलेट करती है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसकी पहली बार कोई प्रमुख बनी है माधवी पुरी। तो इसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग याद रखना इनका नाम। जैसे ONGC है, अलका मित्तल जी उनकी पहली बार प्रमुख बनी है। यह JNU है, उसकी पहली बार वाइस चांसलर एक महिला बनी है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान में रखना है। 28 फरवरी को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तरह CV रमन से जुड़ा हुआ है? तो 28 फरवरी को जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ये CV रमन जी से किस तरह से जुड़ा हुआ है? तो उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी उस दिन। अगला है किस टेनिस खिलाड़ी ने मैक्सिकन ओपन 2022, जिसे अकापुल्को खिताब भी कहा जाता है, जीता है? तो राफेल नडाल ने जीता है। भारत की सादिया तारिक ने किस खेल में मास्को स्टार्ट्स चैंपियनशिप 2022 में जूनियर टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है? उनका क्या नाम है? तो वुसू खेल में जीता है उन्होंने।
सादिया तारिक ने। सौर ऊर्जा द्वारा संचालित दुनिया का पहला हवाई अड्डा जल्दी अपने नए सौर ऊर्जा संयंत्र के चालू होने से सकारात्मक हो जाएगा। भारत के इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बताइए। इसका नाम है कोचीन हवाई अड्डा। सौर ऊर्जा से पूर्ण रूप से संचालित हवाई अड्डा है कोचीन हवाई अड्डा, दुनिया का पहला है ये। 1956 के ओलंपिक कांस्य पदक विजेता और पूर्व विश्व 1500 मीटर और मील रिकॉर्ड धावक जॉन लैंडी का निधन हो गया। वह किस देश के थे? तो ऑस्ट्रेलिया के थे। ओलंपिक विजेता थे ये, जॉन लैंडी इनका नाम था और ये ऑस्ट्रेलिया के धावक थे। ओके। किस राज्य सरकार ने समुद्री जीवन के संरक्षण के लिए वन विभाग के तहत मेरीन एलीट फोर्स नामक एक विंग स्थापित करने का निर्णय लिया है? समुद्री जीव के संरक्षण के लिए मरीन यानी कि समुद्री जो लाइफ होता है उसकी रक्षा के लिए एक फोर्स बनाया है इस राज्य ने। तो जिसके पास कोस्टल होगा और उस कोस्टल ही सारे ऑप्शन में है तो उसमें से भी तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु ने मरीन के जो संरक्षण होता है उनके लिए बनाया है एक फोर्स। ओके, इसको आप लोग याद रखना। अगला है कि किस अंतर्राष्ट्रीय महासंघ ने व्लादिमीर पुतिन को मानद राष्ट्रपति के रूप में निलंबित कर दिया है? तो इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन ने निलंबित कर दिया है। आपको लगता है इससे कुछ पुतिन पर प्रभाव पड़ेगा? अगला है कि पूजा जातन्य ने इतिहास रच दिया है क्योंकि वह दुबई में पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप के एक व्यक्तिगत कार्यक्रम में रजत जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। उसने किस खेल में पदक जीता है? तो पूजा जातन्य ने तीरंदाजी में पदक जीता है, तीरंदाजी में। दुबई में पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप जो होता है उसमें उन्होंने जीता है। DST-CII प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का 28वां संस्करण हाल ही में फरवरी में आयोजित किया गया था। प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2022 के लिए भागीदार देश कौन सा था? तो कौन सा देश भागीदार था? सिंगापुर। इसका आंसर हो जाएगा सी। भारतीय रेलवे का पहला सौर संयंत्र बीना में किस राज्य में चालू किया गया था? बीना किस राज्य में आता है? मध्य प्रदेश में आता है बीना। भारत और किस अन्य देश ने हाल ही में जल विद्युत परियोजना के निर्माण पर एक संयुक्त कार्यबल बनाने का निर्णय लिया है? तो कौन सा देश बना रहे हैं जल विद्युत परियोजना के लिए? तो भारत और नेपाल। 2022 में 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस दिन पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2022 का आयोजन किया? तो 27 फरवरी को आयोजन किया। 27 फरवरी को बहुत कुछ हुआ है। स्पिनर सन्नी रामाधीन जिनका हाल ही में निधन हो गया, जिन्होंने 1950 और 1961 के बीच 28.91 की औसत से 158 विकेट लिए थे, क्रिकेट में किस देश का प्रतिनिधित्व करते थे? ये किस देश के थे? वेस्ट इंडीज़ के थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि नेपाल के प्रतिनिधि सभा ने 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन की संधि की पुष्टि की है। MCC समझौता किस देश ने शुरू किया था? तो अमेरिका ने। और ये काफ़ी ज़्यादा विवाद में रहा था क्योंकि USA नेपाल को चीन के चंगुल से बाहर निकालना चाहता है, तो उसने 500 मिलियन के अमेरिकी डॉलर की ऋण की उसको पेशकश की थी और चीन को लेकर इसको काफ़ी ज़्यादा समस्या थी, इसलिए बहुत विवाद हुआ था इस चीज़ पर, तो इसलिए चर्चा में है ये। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का 35 देशों का बोर्ड ऑफ गवर्नेंस यूक्रेन के बारे में एक आपात बैठक आयोजित करेगा। इसका मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना में इसका मुख्यालय है, ऑस्ट्रिया। दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक विमान एंटोनोव AN-225 का दूसरा नाम क्या है, जिसे कीव के पास एक हवाई अड्डे पर हमले के दौरान रूसी सैनिकों ने नष्ट कर दिया? दुनिया का सबसे बड़ा विमान जो था जिसको रूसी हमले में नष्ट कर दिया गया, उसका दूसरा नाम पूछा है क्या है? उसका ये एयरक्राफ्ट कंपनी ने नाम रखा था, उसका वैसे नाम क्या है? मारिया नाम है दुनिया के सबसे बड़े विमान का। मारिया नाम था, अब तो उसको ख़त्म हो गया। आवदा एनर्जी किस जिले में बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र वितरित करेगी? आवदा एनर्जी नाम से एक कंपनी है, बिहार का पहला तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र है, ये बनाया है इसने दरभंगा जिले में बिहार के, और उससे बिजली को प्रोड्यूस करेगी। ओके। अगला है किस मंत्रालय ने हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंटल स्कीम के पीड़ितों को मुआवजा 2022 को अधिसूचित किया है? किस मंत्रालय ने किया है ये काम? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने। महाराष्ट्र सरकार ने किसे मुंबई के नए पुलिस आयुक्त नियुक्त किया है? तो मुंबई के पुलिस आयुक्त कौन बने हैं नए? तो संजय पांडे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने
अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय IMPO का शुभारंभ किया है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किया है। यूक्रेन ने रूसी संघ के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए किस संस्था के समक्ष एक आवेदन दायर किया है? तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के समक्ष एक आवेदन दायर किया है। बी आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ है? नीदरलैंड हेग में है। ओके, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। शून्य भेदभाव दिवस हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है। 2022 के लिए थीम क्या था इसका? तो 2022 के लिए थीम था रिमूव लॉज दैट हार्म, क्रिएट लॉज दैट एम्पावर। ओके, भारत और किस अन्य देश ने $75 बिलियन की द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था का नवीनीकरण किया है? तो जापान ने किया है। स्वैप व्यवस्था क्या होता है? एक दूसरे की करेंसी को एक्सचेंज कर लेना। ओके, उस राज्य का नाम बताइए जो कर्नाटक को पीछे छोड़ते हुए समग्र रूप से स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता में प्रथम स्थान पर रहा। तो तमिलनाडु रहा। कर्नाटक को पीछे छोड़ दिया है और जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता होती है उसमें तमिलनाडु टॉप पर आ गया है। हमारे राज्य एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं इन चीज़ों में, अच्छी बात है ये। तमिलनाडु टॉप पर आ गया है और कर्नाटक को पीछे छोड़ दिया उसने नवीकरणीय ऊर्जा में, अक्षय ऊर्जा क्षमता में। ओके, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस द्वारा मार्च 2022 को 46वां सिविल अकाउंट दिवस मनाया जा रहा है। ICAS किस विभाग के तहत कार्यरत है? तो यह व्यय विभाग के तहत कार्यरत है। बी आंसर हो जाएगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, IIT मद्रास और राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने संयुक्त रूप से भारत में डैश बार ओशियन 2022 की सम्मेलन की मेजबानी की है। तो ये कौन सा बार था? पहली बार IIT मद्रास और राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने ओशियन सम्मेलन की मेजबानी की है 2022 की पहली बार। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रोफेसर भूषण पटवर्धन जी को नियुक्त किया गया है। ऑनलाइन बैंक खाता खोलने को आसान बनाने के लिए किस बैंक ने ओडिशा में प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया है? किस बैंक ने लॉन्च किया है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसने ओडिशा में प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया है ऑनलाइन बैंक खाता खोलने में आसानी के लिए। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 1 मार्च को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। सी आंसर हो जाएगा। VBI क्वेश्चन है, इस तरह के आप लोग याद रखना। एंड्रॉयड उपयोगकर्ताओं को अतिरिक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए गूगल ने भारत में कौन सी सदस्यता शुरू की है? तो गूगल ने भारत में प्ले पास सदस्यता शुरू की है। कौन सा मंत्रालय 1 मार्च से 7 मार्च 2022 तक जन औषधि दिवस का आयोजन करेगा? तो रसायन और उर्वरक मंत्रालय क्या आयोजित करेगा ये जन औषधि दिवस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने लोगों के लिए आयुर्वेदिक पौधों के महत्व और उनको लाभ को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय संपदा में एक नव विकसित परिसर का उद्घाटन किया है। नए परिसर का नाम क्या है? इसका नाम है आरोग्य वनम। और ये राष्ट्रपति का जो पीछे का गार्डन है, मुगल गार्डन, आपने नाम सुना होगा, उसी के अंदर बनाया गया है राष्ट्रीय आरोग्य वन। इसको आप लोग सर्च करना, आप लोगों को राष्ट्रपति का जो YouTube चैनल है उस पर आपको दिख जाएगा। बहुत सुंदर बनाया गया है, आरोग्य वनम बनाया गया है दिल्ली में। तुर्की नौसैनिक मार्ग पर किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को सक्रिय करने के लिए तैयार है जो रूसी युद्धपोतों की आवाजाही को प्रतिबंधित करेगा? तो मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन, और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है नौसैनिक मार्ग पर। इसको वो आवाजाही को प्रतिबंधित कर सकेगा। मॉन्ट्रेक्स कहाँ पर आवाजाही को प्रतिबंधित कर? अगर आपने देखा होगा तुर्की का मैप, तो ये ब्लैक सी है और ये मेडिटेरियन सी है। तुर्की का यहाँ पर एक शहर है इस्तांबुल, इससे होकर एक बॉस्फोरस की जल संधि जाती है, बॉस्फोरस की जल संधि। ओके, तो वो जो जाती है वही काला सागर को मध्य सागर से जोड़ता है और काला सागर में रूसी नेवी रहती है और यहाँ से यूक्रेन पर अटैक करती है। ओके, तो तुर्की कह रहा है कि हम इसको चाहें तो ब्लॉक कर सकते हैं। ओके, और भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है ये बताओ आप लोग? तो जिब्राल्टर की जल संधि, जिब्राल्टर की जनसंधि जो है जिब्राल्टर की, वो भूमध्य सागर को
अटलांटिक ओशियन से जोड़ती है, और ब्लैक सी को मेडिटेरियन सी से बॉस्फोरस की जल संधि जोड़ती है, जो इस्तांबुल शहर के ठीक बीचों बीच से होकर यहाँ से गुजरती है। किस शहर के नगर निगम ने संविधान के अनुच्छेद 80 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो चंडीगढ़ के नगर निगम ने संविधान के अनुच्छेद 80 में संशोधन को मंजूरी दी है। कौन सी नियामक संस्था मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न स्कीम मार्स नामक गारंटीड रिटर्न योजना शुरू करने की योजना बना रही है? तो PFRDA। हाल ही में छठी आकलन रिपोर्ट के दूसरे भाग में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए उठाए गए कदमों के बावजूद कई जलवायु परिवर्तनों की चेतावनी दी गई है। यह आकलन रिपोर्ट किसने जारी की है? तो IPCC ने जारी की है। इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो है उसकी रिपोर्ट आती है हर साल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है। अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, मेंस आपको लिखना है, तो आप इस रिपोर्ट को पढ़ के जाइए। आप इसका कई जगह आधार बना के अपने आंसर को आपको लिखना पड़ेगा। ऐसे आए पर्यावरण से संबंधित, या जो इकोलॉजी का पेपर होगा या ज्योग्राफी का पेपर होगा, तो उसमें आपको इसको सम्मिलित करना पड़ेगा। IPCC की रिपोर्ट आती है हर साल, और इसमें क्या है क्वेश्चन कि छठी आकलन रिपोर्ट आई है। पहली बात तो इसको भी आप लोग याद रखना, 6th आकलन रिपोर्ट आई है। इसके दूसरे भाग में ग्रीन हाउस से गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए उठाए गए कदमों के बावजूद कई जलवायु परिवर्तन की चेतावनी दी गई। हम इसने बोला है कि जो ग्रीन हाउस उत्सर्जन को आप लोग कम करने के लिए कदम उठा रहे हो वो पर्याप्त नहीं है। जलवायु परिवर्तन हो के रहेगा, क्योंकि हम उतना बर्बाद कर चुके हैं जहां से वापस जाना मुश्किल है। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन का 2021-22 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान कितना प्रतिशत है? इसका हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है NSO, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस जो होता है, और तो 8.9%। इसका आप लोग ज़रूर याद रखना। ये 8.9%। मैं जनरली नहीं बोलता हूँ GDP के आंकड़े आपको याद रखने के, लेकिन NSO अगर बोले तो आपको याद रखना है। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन जो है 8.9% की वृद्धि का अनुमान लगाया है 21-22 में। बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी मीगा, देखो इसके बारे में UPSC ने पूछा कि मीगा किस संस्था के तहत आती है? किस संस्था के तहत? वर्ल्ड बैंक जो है, जिसका पूरा नाम क्या है? IBRD। ओके, वर्ल्ड बैंक जो है उसी के तहत एक एजेंसी है मीगा, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। UPSC ने सीधा सीधा पूछा कि मीगा निम्न से किस एजेंसी के तहत काम करती है? तो वर्ल्ड बैंक की एक एजेंसी है ये। के संचालन के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है जो विश्व बैंक समूह के सदस्य हैं? तो जुनैद कमाल अहमद, इनको नियुक्त किया गया है मीगा के उपाध्यक्ष। असनीर ग्रोवर ने किस भारतीय फिनटेक कंपनी के MD और निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया? तो अगर आपने शार्क टैंक देखा होगा तो इनको आप जानते होंगे, ये भारत पे से थे। इस्तीफा दे दिया, भ्रष्टाचार में इनका नाम आया। हाल ही में द मिलेनियम योगी ए मॉडर्न डे पेरेबल अबाउट वंस लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दीपम चटर्जी हैं। ए मिलेनियम योगी। किस टीम ने अपना पहला प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 जीता है? तो किसने जीता है? दबंग दिल्ली ने जीता है। भजन प्रसिद्ध अनूप जलोटा द्वारा जारी उड़ान एक मजदूर बच्चे की नामक एक नई पुस्तक किसने लिखी है? अनूप जलोटा जी ने इसको जारी किया था। ये पुस्तक किसने लिखी है? तो मिथिलेश तिवारी ने लिखी है, उड़ान एक मजदूर बच्चे की। भारत के लिए राष्ट्रीय लिंग सूचकांक विकसित करने का काम किस एजेंसी को सौंपा गया है? VBI क्वेश्चन। लिंग सूचकांक विकसित करेगा हर एक राज्य के लिए अलग अलग। किस एजेंसी को सौंपा गया ये काम? तो नीति आयोग, भारत का थिंक टैंक है ये, नीति आयोग को सौंपा गया है। और पहले इसका क्या नाम था? प्लानिंग कमीशन नाम था, योजना आयोग। 2015 में इसका नाम बदला गया था। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से डैश तक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह मनाया जाएगा। कब से कब तक? तो 1 से 8 मार्च तक मनाया जाएगा। 1 से 8 मार्च तक मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह। अमेरिकी इतिहास में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवा देने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी महिला कौन है? तो कौन बनी है वो? केतनजी ब्राउन जैक्सन। अफ्रीकी अमेरिकी महिला हैं ये, पहली बार वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनी है। 31st साउथ ईस्ट एशियन गेम्स की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? ये VBI क्वेश्चन हो गया। साउथ ईस्ट एशियन गेम्स की मेज़बानी कौन करेगा? तो वियतनाम करेगा। इसकी राजधानी क्या है? हनोई। उंगलील ओरुवम वन एमंग यू किस नेता की आत्मकथा है? तो ये MK स्टालिन की आत्मकथा है।
जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं अभी। किस मंत्रालय ने पूरे भारत में सभी वक्फ संपत्तियों को जियो टैग करने के समय सीमा को संशोधित किया है? जो वक्फ बोर्ड है उसकी सभी संपत्तियों का जियो टैगिंग किया जाएगा। कहाँ पर है वो? ऑनलाइन डिजिटल लोकेशन आपको पता चल जाएगा। तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने ये चीज़ किया है। देश में 3 विभाग हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा ज़मीनी संपत्ति है। रेलवे, सेना, जिनके पास सबसे अधिक ज़मीन है, और तीसरा वक्फ बोर्ड ही है। ओके ना। तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति को बोला है जियो टैगिंग करोगे, जिससे भ्रष्टाचार रुकेगा। नहीं तो बहुत सारे भ्रष्टाचार हुए हैं वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर। लोगों ने अपने अपने कॉलेज और विश्वविद्यालय बना दिए हैं वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर औने पौने दाम पर खरीद कर। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 किस राज्य सरकार के सहयोग से कचरा मुक्त शहरों के लिए सामाजिक उद्यम पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है? किस राज्य सरकार के सहयोग से? छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से। अगला क्वेश्चन है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य सकल घरेलू उत्पाद के मामलों में शीर्ष क्रम वाला राज्य कौन सा है? देखो किसके अनुसार? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो है उसके हिसाब से वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य सकल घरेलू उत्पाद के मामलों में जो शुद्ध सकल प्रति व्यक्ति राज्य घरेलू उत्पाद होता है, स्टेट का जीडीपी, उसके मामले में पूछा है प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में कौन सा राज्य टॉप पर है? तो कौन सा राज्य टॉप पर है? तो तेलंगाना टॉप पर है प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में। ओके ना। और ये सरकारी आंकड़ा है इसलिए आपको याद रखना है इसको। भारतीय वायुसेना का अभ्यास वायु शक्ति 7 मार्च से किस स्थान पर शुरू होगा? तो जैसलमेर से शुरू होगा। जैसलमेर में अभ्यास वायु शक्ति। और राज्य का प्रति व्यक्ति जीडीपी कैसे निकाला जाता है? उस राज्य की आबादी होती है और उस राज्य के जीडीपी को आबादी से डिवाइड कर दो तो प्रति व्यक्ति जीडीपी निकल आती है ना। तेलंगाना इसमें टॉप पर है। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। भारत ने वेल्थ रिपोर्ट 2022 के बाद 2021 में विश्व स्तर पर अरबपतियों के आबादी में कौन सा रैंक प्राप्त किया है? तो भारत का 3रा रैंक है अरबपतियों की आबादी में। और आपको पता होगा कि अरबपतियों की आबादी में चीन पहले स्थान पर आ गया है अमेरिका को पछाड़कर। बोल्ट्जमैन ने मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो दीपक धर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में शुरू की गई नान मुधल वन किस राज्य के छात्रों के लिए कौशल विकास योजना है? स्किल डेवलपमेंट के लिए ये योजना है। तो किस राज्य के लिए है? तो तमिलनाडु राज्य के लिए है। किस राज्य ने सशस्त्र बल विशेष अधिकार जो अप्सपा होता है, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो होता है, अधिनियम 1958 को पूरे राज्य में 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो असम राज्य में बढ़ा दिया गया है। इस क्वेश्चन पर मुझे डाउट हो रहा है क्योंकि इसको आप लोग एक बार रीचेक जरूर करना। ओके, क्योंकि नागालैंड भी इसका कहीं कहीं दिया रहता है ना। और अभी तो जो न्यूज़ आई थी उसके हिसाब से कई सारे जगहों से नागालैंड के कुछ ज़िलों से और असम के कुछ ज़िलों से हटाया गया था अप्सपा को, है ना। अगला है, इस क्वेश्चन को आप लोग फिर से रीचेक कर लेना, खुद से ज़रूर करना एक बार, नहीं तो मैं अगले लेक्चर में आपको बता दूंगा। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने खतरनाक मौसम को ट्रैक करने के लिए GOEST उपग्रह लॉन्च किया है? तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने, नासा, GOEST उपग्रह लॉन्च किया है। संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया में रहने वाले जंगली वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया है? 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। इसको आप लोग याद रखना, UN का है ये, इसलिए आपको याद होना चाहिए। एप स्केल अकादमी कार्यक्रम के तहत MEITY ने 100 भारतीय स्टार्टअप को प्रशिक्षित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो गूगल के साथ साझेदारी की है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये, है ना। तो अप स्केल के अकादमी कार्यक्रम के लिए इसने गूगल के साथ समझौता किया है स्टार्टअप्स को प्रशिक्षित करने के लिए, जो नए नए कंपनियां खोलती हैं उनको प्रशिक्षण के लिए गूगल के साथ। किस देश में आयोजित 73वें स्टैंडजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में 2 भारतीय महिला मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये बुल्गारिया में आयोजित किया गया था। TS रामकृष्णन को किस म्यूचुअल फंड कंपनी का नया MD और CEO बनाया गया है? तो LIC म्यूचुअल फंड का, सरकारी कंपनी है इसलिए आपको याद रखना है। और इसका प्राइवेटाइजेशन भी किया जा रहा है। इसका 5% शेयर सरकार कब से सोच रही है शेयर मार्केट में उतारने को, लेकिन ये इतनी बड़ी कंपनी है कि इसका 5% शेयर भी बहुत बड़ी वैल्यू की होती है। LIC म्यूचुअल फंड के TS रामकृष्णन को नया MD और CEO बनाया गया है।
युवा उद्यमियों को एक बड़ा मंच प्रदान करने के लिए बिजनेस ब्लास्टर्स इन्वेस्टमेंट समिट और एक्सपो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पहल है? तो दिल्ली की पहल है। और दिल्ली स्टार्टअप के मामले में बेंगलोर को पछाड़कर पहले स्थान पर आ गया है, ये भी आपको याद रखना है। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस इंडिया लिमिटेड भारत में 60 मिलियन से अधिक डैश खातों को पंजीकृत वाली पहली और एकमात्र सूचीबद्ध डिपॉजिटरी बन गई है। तो डीमेट खातों को 60 मिलियन से अधिक डीमेट खातों को पंजीकृत किया गया है। और डीमेट खाता क्यों यूज किया जाता है? अगर आप लोग भी शेयर बाज़ार में ट्रेडिंग करते होंगे मोबाइल से, तो डीमेट खाता उसके लिए ज़रूरी होता है। डीमेट खाता शेयर बाज़ार के लिए होता है। अगला है कि हाल ही में किस राज्य मंत्री ने देश भर में 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार प्रदान किया है? किस राज्य मंत्री ने प्रदान किया? तो अन्नपूर्णा देवी जी ने प्रदान किया इन सबको। भारतीय निशानेबाज सौरभ चौधरी, इनको आप लोग जानते होंगे, ने किस शहर में आयोजित हो रहे 2022 अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है? तो काहिरा, जिसको बोला जाता है मिस्र की राजधानी है, अंग्रेजी में इजिप्ट की राजधानी है काहिरा। हाउ इंडिया व्यू जेंडर रोल्स इन फैमिलीज एंड सोसाइटी? हाउ इंडिया व्यू जेंडर रोल्स इन फैमिलीज एंड सोसाइटी शीर्षक से एक रिपोर्ट किसने जारी की है? तो प्यू रिसर्च सेंटर ने जारी की है। मैं इस रिसर्च सेंटर के बारे में कुछ नहीं जानता। सुशासन पर जागरूकता पैदा करने के लिए 1 मार्च 2022 को किस संस्था ने सबका विकास महाक्विज श्रृंखला शुरू की? तो ये माई गॉव ने शुरू किया। माई गॉव एक वेबसाइट है, ओके, तो इसको आप लोग ज़रूर याद रखना, ये VVI में आती है। क्योंकि सुशासन पर जागरूकता पैदा करने के लिए 1 मार्च 2022 को किस संस्था ने शुरू किया? तो माई गॉव ने किया। और इसका थीम क्या था? सबका विकास महाक्विज। और सुशासन में गुजरात टॉप पर आया था। सुशासन की रैंकिंग जारी की जाती है। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। IIT रुड़की में आयोजित होने वाले रुड़की वाटर कॉन्क्लेव के दूसरे संस्करण का विषय क्या था? तो वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इसका विषय था। किस भारतीय पत्रकार ने टू हेल एंड बैक नामक पुस्तक लिखी है? तो बरखा दत्त ने। काफ़ी चर्चा में रहती हैं ये बरखा दत्त। टू हेल एंड बैक। 175 देश ने किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की मंजूरी के साथ ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी नामक कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक संधि पर सहमति व्यक्त की है? तो देखो, अगर आप बाकी कंपटीशन की भी तैयारी करेंगे तो आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से कौन कौन सी संधि बाध्यकारी है, उसमें ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी का भी नाम लिख के दे देगा आपको। तो ये याद रखना, ये बाध्यकारी है। और किस संस्था ने किया है? तो UN एनवायरनमेंट असेंबली जो है उसने इसको सहमति व्यक्त की है। और 175 देशों ने इस पर संस्था की मंजूरी के साथ, UN एनवायरनमेंट असेंबली की मंजूरी के साथ ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी नामक बाध्यकारी कानून पर सहमति व्यक्त की है कि प्लास्टिक को बैन करना चाहिए। किस पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का नया महाप्रबंधक नियुक्त किया गया है? तो एबे कुरुविला को। किस भारतीय शहर ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में प्रवेश करने के लिए 10 मिनट में 11.75 लाख तेल के दिए जलाए? तो उज्जैन में ये कारनामा किया गया है। भारतीय शहर है ये। उज्जैन में 10 मिनट में 11.75 लाख तेल के दिए जलाए गए। ग्रामीण ग्राहकों के लिए टाटा मोटर्स के नए मोबाइल शोरूम ऑन व्हील्स का नाम क्या है? तो अनुभव नाम है उसका। ग्रामीण ग्राहकों के लिए टाटा मोटर्स का नया मोबाइल शोरूम है, मतलब घूमता हुआ शोरूम होगा ये। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बेंगलोर ने किस मंत्रालय के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना शुरू किया है? तो पहली बात तो किसने शुरू किया है? ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस ने शुरू किया है। किस मंत्रालय के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा शुरू किया है? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय। स्त्री मनोरक्षा। किस मंत्रालय ने विभिन्न श्रेणियों के तहत स्वदेश दर्शन पुरस्कारों का गठन किया है? तो स्वदेश दर्शन पुरस्कार किस मंत्रालय के तहत आता है? तो पर्यटन मंत्रालय। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद कौन सा यूरोपीय राष्ट्र तटस्थ नीति और स्वीकृत रूसी नेताओं को अपनों 200 साल पुरानी परंपरा से हट गया? तो उस देश एक ही है जिसका नाम है स्विट्जरलैंड। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा तटस्थ देश है। इतना तटस्थ देश है कि UN तक का मेंबर नहीं बना था ये। 2000 ईस्वी के आसपास ये UN का मेंबर बना है ये देश। दोनों विश्व युद्ध में भी किसी से नहीं लड़ा, कोई भी दुनिया की संस्था का ये सदस्य नहीं था। UN का भी गलती से बन गया ये, है ना। तो इसने भी अपनी तटस्थता
त्याग दी रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद। इसने रूस के जो अमीर पति थे उनके बैंक के खाते फ्रीज कर दिए स्विट्जरलैंड में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र में ग्राम रक्षा समिति को फिर से स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो जम्मू में ग्राम रक्षा समिति को फिर से स्थापित किया जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में भारत को किस रैंक पर रखा गया है? सस्टेनेबल एसडीजी इंडेक्स 2021 है, इसको आप लोग याद रखना, ये खूब पूछता है। एसडीजी 2021 में हर साल ही लगभग पूछता है। 120वें रैंक पर हम हैं, 120। एसडीजी रैंकिंग में भारत का कौन सा रैंक है? 120। और कौन जारी करता है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जारी करता है। SDGCN करके संस्था है, वही जारी करती है। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन गोल्स करके है एक, है ना। हेरथा या हरा शिव की रात हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाई गई? तो किस राज्य मनाई जाती है? ये जम्मू कश्मीर में मनाई जाती है और शिवरात्रि के दिन ही मनाई जाती है हेरथा या हरा शिव की रात। हरा शिव, इसको आप लोग याद रखना। कश्मीर फाइल्स के कारण जम्मू कश्मीर काफ़ी चर्चा में है, तो यहाँ के फूड, यहाँ के कल्चर, यहाँ के जो भी कुछ हैं कलाकारी, वो सब इम्पोर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के स्थापना दिवस को मनाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2022 किस तारीख को मनाया गया? तो 4 मार्च को मनाया गया। किस IIT के शोधकर्ताओं ने बायोडिग्रेडेबल नैनो प्लास्टिक पार्टिकल्स विकसित किए हैं जो पौधों को बीमारियों से बचा सकते हैं? तो IIT कानपुर ने विकसित किया है, ये बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल्स विकसित किए हैं। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? प्रकृति में अपने आप ही ये जैसे कागज़ लेंगे आप, कागज़ को फेंक देंगे तो धीरे धीरे अपने गल के समाप्त हो जाता है, लेकिन प्लास्टिक समाप्त नहीं होता है। तो बायोडिग्रेडेबल में प्लास्टिक शामिल नहीं होता है, कागज़ शामिल होता है। तो उसी तरह का एक नैनो पार्टिकल्स विकसित किया है IIT कानपुर ने। भारतीय अमेरिकी सैन्य सहयोग समूह MCG की बैठक का 19वां संस्करण हाल ही में किस शहर में आयोजित किया गया था? तो आगरा में आयोजित किया गया था। आंसर ए हो जाएगा। भारत अमेरिका का सैन्य सहयोग समूह है ये BBI हो जाता है। भारत अमेरिका के बीच काफ़ी ज़्यादा कुछ चल रहा है रूस यूक्रेन विवाद के बाद। ओके, किस पेट्रोलियम कंपनी ने ग्रीन ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? किस पेट्रोलियम कंपनी ने किया है? तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम्स। US बेस्ड सनमीना ग्रुप ने चेन्नई में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए किस भारतीय कंपनी के साथ एक JV बनाया है? तो रिलायंस इंडस्ट्री के साथ बनाया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तत्परता को बेहतर बनाने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST किसके साथ समझौता किया है? तो इंटेल इंडिया के साथ। इंटेल कंपनी जो होती है, जो वो चिप बनाती है, आपने देखा होगा आपके कंप्यूटर में भी i5 i7 जो चिप होती है ये इंटेल का होता है। I फॉर इंटेल, ये 5वां जनरेशन 7वां जनरेशन प्रोसेसर होता है। तो इंटेल इंडिया के साथ समझौता किया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। किसके लिए? AI के लिए। किस अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन ने 2023 से सौर विमान ईंधन का उपयोग करने का घोषणा किया है? सौर विमान ईंधन का उपयोग करेगा अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस है, जिससे यह दुनिया की पहली ऐसी एयरलाइन बन जाएगी। तो उसका क्या नाम है? स्विस एयरलाइंस। भारत ने हाल ही में रूस यूक्रेन संघर्ष से संबंधित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में एक वोट में भाग नहीं लिया था। UNHRC का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का मुख्यालय पूछा है, तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड। आपको पता है स्विट्जरलैंड में इतने ज़्यादा मुख्यालय क्यों हैं? क्योंकि वो तटस्थ देश है, इसीलिए वो तटस्थता रखता है, किसी भी मुद्दे पर किसी भी देश का साथ नहीं देता है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मुख्यालय स्विट्जरलैंड में ही मिलेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों द्वारा तमिलनाडु के किस वन्यजीव अभयारण्य से ग्लाइसोमिक एल्बिस क्रैप एक बेरी प्रजाति की खोज की गई है? तो कन्याकुमारी वन्यजीव अभयारण्य से खोज की गई है। हाल ही में सांस्कृतिक मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा सुलभ इंटरनेशनल के सहयोग से स्वच्छता पर जागरूकता पैदा करने के लिए कौन से कार्यक्रम का आयोजन किया गया? तो स्वच्छाग्रह का आयोजन किया गया। संस्कृति मंत्रालय, देखो मंत्रालय के नाम याद रखना बंधुओं, क्योंकि देखो सुलभ इंटरनेशनल बहुत फेमस संस्था है और इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन UPPSC ने भी पूछे हैं, तो आपको उसको याद रखना है। संस्कृति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय है, और सुलभ इंटरनेशनल है, और इसका क्या नाम है? स्वच्छाग्रह नाम है। भारतीय रेलवे ने हाल ही में एक स्वदेशी रूप से विकसित तकनीक का परीक्षण किया जो 2 ट्रेनों को टकराने से बचा सकती है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है कवच। वेरी इंपॉर्टेंट, कवच।
इस पर लिखने में दिक्कत होती है थोड़ी सी मुझे। भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज एंड री गैसिफिकेशन यूनिट होएगा ज्वाइंट को किस राज्य ने प्राप्त किया? तो महाराष्ट्र राज्य ने प्राप्त किया है। पहली फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट है ये, तो महाराष्ट्र राज्य ने उसको प्राप्त किया है। हाल ही में भारत और किस अन्य देश के बीच राजनयिक संबंध को 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष लोगो लॉन्च किया गया? तो नीदरलैंड। अगला क्वेश्चन है कि विद्या बालन को किस जीवन बीमा कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है? तो भारतीय AXA लाइफ इंश्योरेंस का इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि जेट एयरवेज के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजीव कपूर जी को बनाया गया है जेट एयरवेज का नया CEO। हाल ही में भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के साथ हस्ताक्षर किया है। ओके। भारतीय वायुसेना के पश्चिमी कमान के लिए नए कमांडिंग इन चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो श्री कुमार प्रभाकरन को नियुक्त किया गया है। और आपको पता चला होगा भारत के नए थल सेना अध्यक्ष कौन बनने वाले हैं? तो मनोज पांडे जी बनने वाले हैं। ओके। 31 अप्रैल है शायद अभी जो हैं हमारे सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे जी वो रिटायर होंगे और मनोज पांडे जी उसके बाद कार्यभार संभालेंगे। आपको पता है कि इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताता हूँ, ऐसा आपको पता होगा भारतीय सेना थल सेना का अध्यक्ष बनने के लिए एक एक्सपीरियंस को वरीयता दी जाती है। किस एक्सपीरियंस को? भारत का उत्तर पूर्वी इलाका जो है, उत्तरी कमांड, जिसको पूर्वी कमांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्वी कमांड। जो पूर्वी कमांड में काम करते हैं ना, उनको वरीयता दी जाती है थल सेनाध्यक्ष के रूप में। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। भारत का सबसे एक्टिव कौन सा कमांड है भारत की सेना का? तो है उत्तरी कमांड। उधमपुर बेस है जिसका, उधमपुर। लेकिन सबसे ज़्यादा वरीयता किस कमांड को दी जाती है थल सेना अध्यक्ष बनाने के मामलों में? तो पूर्वी कमांड को, क्योंकि पूर्व में उग्रवाद है और चीन बॉर्डर है। इसकी सेंसिटिविटी को देख के जो मनोज मुकुंद नरवणे जी हैं वो भी थल सेना अध्यक्ष हैं, तो वो पूर्वी कमांड में वो सेवा दे चुके हैं। और मनोज पांडे जी जो हैं वो भी पूर्वी कमांड में सेवा दे चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो श्री कुमार प्रभाकरन जी जो हैं वो भारतीय वायुसेना के पश्चिमी कमांड के नए कमांडिंग इन चीफ बनाए गए हैं। हाल ही में किस एजेंसी ने टेक कॉन्क्लेव 2022 के तीसरे संस्करण का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन संचार और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने किया? तो नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने इसका कॉन्क्लेव का तीसरे संस्करण का आयोजन किया। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 किस देश में शुरू हुआ था? तो न्यूजीलैंड में। और इसकी विजेता कौन बनी थी? ऑस्ट्रेलिया। ओके। विश्व मोटापा दिवस 2022 का विषय क्या है, जो 4 मार्च को मनाया गया था? तो एवरीबडी नीड्स टू एक्ट, यही था इसका विश्व मोटापा दिवस 4 मार्च को जो मनाया गया, इसका थीम था। जनरल SF रोड्रिग्यूज जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के पूर्व सेना प्रमुख थे? तो भारत के ही थे। हीरो मोटोकॉर्प्स ने अपने नए EV इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड को क्या नाम दिया है? इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड है इनका हीरो मोटर्स का, तो उसका क्या नाम दिया है? वीडा। IRCTC ने अनारक्षित और प्लेटफॉर्म टिकट के लिए किस डिजिटल भुगतान कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो पेटीएम के साथ। पेटीएम पर आपको प्लेटफॉर्म टिकट और अनारक्षित टिकट जो होते हैं अनरिजर्व वाले वो भी मिल जाएंगे कुछ दिनों बाद। सेर्जे रोदाद नाइक सिराला सहकारी बैंक किस राज्य से संबंधित है, जिसका लाइसेंस हाल ही में RBI द्वारा रद्द कर दिया गया? तो ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। बहुत ज़्यादा बैंक करप्सी हो रही है इन इलाकों, महाराष्ट्र के इलाकों में धांधली के कारण होती है। ये छोटे छोटे जो सहकारी बैंक होते हैं ना, इसमें कुछ लोगों का वर्चस्व होता है। किस वरिष्ठ अधिवक्ता ने भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है? तो अमन लेखी ने इस्तीफा दे दिया है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल थे ये। ओके। तो पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया दोस्तों। आपको कैसा लगा आप ज़रूर फीडबैक देना। ओके, ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है कैसा नहीं, कि होता है ना रिएक्शन देना। और थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दिया करो बंधुओं, थोड़ा बहुत व्यूज़ आ जाएगा तो अच्छा लगता है ना। ओके, फीडबैक देना। कहीं कुछ अगर मैंने गलती की हो, मिस्टेक हुआ हो, आपको उस पर डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करिए। और जो भी लोग कमेंट करते हैं उनको पता है कि मैं हर कमेंट का रिस्पॉन्स करता हूँ, कुछ ना कुछ, है ना। क्योंकि मुझे पता होता है आपकी नीड है, आपका गलत पढ़ने से अच्छा है मत पढ़ो, सीधी सी बात है। मुझे तो बस यही समझ में आता है। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए बाय।